सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये श्रृंखला विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर चल रही है और इसमें हम नाटक और नाटककार दोनों के विषय में उनके काव्य के माध्यम से, उनके नाटक के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नाटक के विषय में यदि बात की जाए तो नाटक कह लीजिए या कविता कह लीजिए, उसमें जो कविताकार या नाटककार है उसके व्यक्तित्व की झलक अवश्य में दिखाई देती है। उस समय का समाज, उस समय की परिस्थितियां, उन सब का प्रभाव उस नाटककार की नाटकीय रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। यदि हम बात करें विशाख दत्त के विषय में तो उनके मुद्रा राक्षस को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि अवश्य ही विशाख दत्त किसी राज परिवार से संबंधित होंगे। जैसा कि आरंभ में जब नाटक का आरंभ हुआ तो सूत्रधार ने बताया कि वो सामंत वटेश्वर दत्त के पौत्र हैं और पृथु सोनू हैं, तो वो महाराज पृथु सोनू, तो ये उनके नाटक में भी स्पष्ट दिखाई देता है। भले ही हम ये कहें कि हमें आधार नहीं प्राप्त होता या प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि संस्कृत के कवियों की ये एक विशेषता कह लीजिए या महनीयता कह लीजिए कि प्राचीन कवियों ने अपने विषय में कुछ उतना अधिक नहीं लिखा है, इसलिए जो अनुमान किए जाते हैं वो उनके नाटक में प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी कि विशाख दत्त के नाटक को पढ़कर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अवश्य ही राजनीति से प्रभावित थे और राजनीति का इनको संपूर्ण ज्ञान था, क्योंकि यदि व्यक्ति राजनीति को नहीं जानता है तो वो इस प्रकार से राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक तथ्यों के विषय में अपने किसी भी काव्य में इस प्रकार से नहीं उजागर कर सकता जिस प्रकार से विशाख दत्त ने किया है। तो ये तो रही बात आपकी व्यक्तित्व की, कि नाटककार के व्यक्तित्व इनके नाटक में स्पष्ट दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, मुद्रा राक्षस नाटक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि नाटककार संभवतः राजनीति में भी वो जो है सक्रिय रूप से भाग उन्होंने लिया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने चाणक्य और राक्षस के द्वारा बनाई गई योजनाओं का और अनेक स्थलों पर राजनीति में जो कठिनाइयां आती हैं या राजनीति को चलाने में और उसका पालन करने में किस प्रकार से सावधानियां चाहिए, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उसको स्वयं उसका उपभोग किया हो। तो इसी के साथ मैं अब आगे आपके सामने द्वितीय अंक के विषय में बात करूंगी, क्योंकि अभी तक हमने प्रथम अंक के विषय में बात की जिसमें कि चाणक्य द्वारा बनाई गई योजनाएं और उनका कार्यान्वयन किस प्रकार से किया गया है, इस विषय में हमने बात की थी। और इसी अंक का जो अंतिम श्लोक था वो मैंने आपके सामने पूर्व व्याख्यान में बताया था, उसकी मैंने व्याख्या भी की थी, परंतु उसके जो व्याकरण संबंधी टिप्पणियां थी वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो देखिए, इसमें एक पहला जो पद है वो पूरा एक पद है, पंक्ति पूरी, और वो समस्त पद के रूप में हमारे सामने दिया गया है। तो बड़ा आवश्यक हो जाता है कि इसमें कितने कौन कौन से पद हैं, उनको किस प्रकार से हम पृथक करते हैं, इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए, स्वच्छंदम, एकचरम, उज्ज्वल दान शक्ति, इतने पद हैं और इनको एक पद के रूप में बनाया गया है। तो स्वच्छंद जो है, ये स्व और छंद इन दोनों में जब हम संधि करते हैं तो 6 एक पाणिनि सूत्र है जिससे कि जो तुक आगम हो जाता है। तो यहाँ पे तुक आगम किया तो तुक आगम जो है वो व के बाद होता है कित होने के कारण, तो 6 परे होने के कारण ये व के अरस्व को तुक आगम जब किया तो त के स्थान पर फिर चवर्ग होकर तो स्वच्छंद रूप बनता है। तो हिंदी में भी स्वच्छंद का प्रयोग हम करते हैं, तो स्व मीन्स अपने आप में, छंद मीन्स जो स्वतंत्र हो, और उसको मिलाकर स्वच्छंद रूप बनता है। इसी प्रकार से एक चरम है तो एका चरती इति एक चर, और एक चर चर धातु से अच प्रत्यय लगकर एक चर प्रातिपदिक बन जाता है। और द्वितीय विभक्ति एक वचन में इसका एक चरम प्रयोग किया गया है। उसके बाद ये दान शक्तिम, तो दान शक्ति दानस्य शक्ति,
और तम दान शक्तिम। और उसके बाद जो है उज्ज्वल दान शक्तिम है इसमें, तो उज्ज्वल दान शक्तिम ये बहुव्रीहि समास है, और इसका जब हम विग्रह करते हैं तो उज्ज्वला दान शक्ति यस्य तम, तो ये बहुव्रीहि समास के द्वारा इसको एक पद बनाया गया। और अगला जो शब्द है उत्सेकिना, उत्सेकिना का मैंने अर्थ आपको पूर्व व्याख्यान में बताया था। उत्सेकिना मीन्स बड़े हुए, वृद्धि को प्राप्त हुए। तो ये उत और सिच धातु से घय प्रत्यय लगकर और फिर इन प्रत्यय लगकर उत्सेकिन बनता है। उत्सिच और घय से उत्सेक बनता है, और उसके बाद इन लग के उत्सेकिन बनता है, और तृतीया विभक्ति एक वचन में उत्सेकिना है। और मद बलेन, मद मदस्य बलम मद बल, और उसके बाद तृतीया विभक्ति तेन मद बलेन। इसी प्रकार से देखिए विगाह मानम, वी पूर्वक गाह और शानच प्रत्यय लगकर और फिर विगाहमान बनता है, और द्वितीय एक वचन। तो ये सभी द्वितीय एक वचन में प्रयुक्त हैं। निगृह्य नी पूर्वक गृह धातु से त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय करने पर निगृह्य बनता है। और आरण्यक, जो आरण्यक शब्द है वो अरण्य से बना है, तो अरण्य भवः आरण्यकः तम आरण्यकम। तो आरण्यक में जंगल में रहने वाला, उसको आरण्यक कहते हैं, जंगली। और इसमें वही प्रत्यय है अरण्य से, और वही प्रत्यय लग के आरण्यक बनता है। यह श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के विषय में उसके जो परिभाषा है वो है श्लिष्टै पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। हमने इस पद्य में देखा कि ये पद्य आरण्यक, गज और राक्षस दोनों के लिए जो पद प्रयुक्त किए गए हैं वो एक ही पद है, और एक ही पद जो है वो दो अर्थों को दे रहा है, राक्षस के पक्ष में भी और आरण्यक गज के पक्ष में भी। तो इसलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पे श्लेष अलंकार है, यदि एक पद श्लिष्ट रूप से एक से अधिक अर्थ देता है। इसी प्रकार से यहाँ पे उपमा अलंकार भी दिखाई दे रहा है कि आरण्यकम गजम इव, हाथी के समान राक्षस को तुमको वश में करूंगा। तो यहाँ उपमा अलंकार है जिसकी परिभाषा साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमा द्वयोः, और छंद वसंत तिल का, जिसके विषय में हम पूर्व में भी जो है स्पष्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये अंक समाप्त हो जाता है, प्रथम अंक समाप्त है, और अंक की समाप्ति पर कहा गया इति मुद्रा लाभो नाम प्रथमो अंकः। अब जो प्रथम अंक है उसका नाम दिया गया मुद्रा लाभ। अब जैसा कि मैंने आपको जब इस अंक के विषय में बताया था, तो इस अंक में मुद्रा की प्राप्ति क्षपणक को किस प्रकार, उसको जो व्यक्ति है गुप्तचर, उसको मुद्रा की प्राप्ति होती है चंदन दास के घर में। मुद्रा में जो राक्षस की जो अंगूठी है और उस पर राक्षस का नामांकित है, तो उस घटना के आधार पर इस अंक का नाम दिया गया। तो ये बहुत ही जानने योग्य बात है कि और भी अनेक घटनाएं इसमें वर्णित की गई हैं प्रथम अंक में। शकरदास की प्राप्ति, शकरदास को सूली पर चढ़ाया जाना, चंदनदास की प्राप्ति, ये सारी घटनाएं भी इस अंक में हैं, परंतु फिर भी इस अंक का नाम मुद्रा लाभ रखने का क्या प्रयोजन है। तो देखिए, चाहे कोई नाटक हो, चाहे अंक हो, और या कुछ भी यदि हम निबंध भी लिखते हैं, तो उसका जो नामकरण किया जाता है, शीर्षक होता है, वो ऐसा होना चाहिए जो कि उसके उस अंक में, उस नाटक में, वो पूरे नाटक में वो चले, पूरी वो घटना जो है वो ऐसी हो कि वो समस्त नाटक में वो उस प्रकार से विद्यमान हो। तो ये जो मुद्रा प्राप्ति है, ये अंक में तो इसका महत्व है ही, क्योंकि ये मुद्रा जब प्राप्त होती है तो इस मुद्रा के द्वारा ही चाणक्य एक लेख लिखवाकर अंकित करता है और इस मुद्रा को राक्षस तक पहुंचाता है, और इस मुद्रा के द्वारा इस लेख को राक्षस के द्वारा लिखा गया प्रयोग करता है चाणक्य। और मुद्रा राक्षस के पास जब पहुंच जाती है तो उस मुद्रा के द्वारा राक्षस समस्त राजकार्य करता है, करने का आदेश देता है। तो वो मुद्रा ही जो है, जब राजकार्य उससे किया जा रहा है, तो अवश्य ही जो लेख लिखा है
वो भी राजकीय कार्य मानकर और उस पर जो मोहर लगी हुई है उसके नाम की, तो वो भी लेख जो है बड़ी सरलता से, सहजता से राक्षस के द्वारा लिखा गया सिद्ध हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे नाटक में इस मुद्रा का महत्व है, और अंक में तो मुद्रा का महत्व मैंने अभी आपको बताया ही है। तो इसलिए इस अंक का नाम मुद्रा लाभ रखा गया है। अब देखिए अब अंक जो है ये भी एक पारिभाषिक शब्द है। तो अंक के लिए कहा अंक इति रूढ़ि शब्दो भावई रसैश्च रोहयत्यर्थान। अर्थात अंक जो है ये एक रूढ़ि शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है, और भाव और रस के द्वारा ये अर्थों को जो है प्रदान करता है, प्राप्त कराता है। तो देखिए अंक की जब हम बात करें तो अंक के विषय में भरतनाट्य शास्त्र में भी और दश रूपक में भी, और यहाँ तक कि साहित्य दर्पण में जो है 8 जो पद्यों में अंक के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया है। परंतु यदि हम सामान्य रूप से जाने तो अंक जो है नाटक का जो है वो आंतरिक भाग होता है। और साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि जो नाटक है उसके जब नाटक की विशेषताओं के बारे में कहा तो नाटक अंकों में विभाजित होना चाहिए और उसमें 5 से लेकर 10 तक अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं आपके सामने बहुत अधिक विस्तार से अंक के विषय में नहीं बताती, लेकिन प्रमुख रूप से ये बताना चाहूंगी कि अंक में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको कि नहीं दिखाया जाता, और उसमें जैसे कि विवाह है और युद्ध है और इस प्रकार के कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो भयंकर होते हैं, उनको ना दिखाया जाए। और क्या दिखाया जाए वो मैं आपके सामने साहित्य दर्पण में जो कहा, देवी परिजन आदि नाम अमात्य वणिजामपि प्रत्यक्ष चित्र चरितैर युक्तो भावरसोद्भवै अंत निष्क्रांत निखिल पात्रो अंक इति कीर्तितः। तो ये प्रमुख बात है अंक में कि देवी परिजन आदि जो हैं और अमात्य हैं और वणिक आदि जो हैं उनका जो है चित्र होना चाहिए, उनके चरित्र का वर्णन होना चाहिए, और भाव और रस उसमें आवश्यक रूप से होना चाहिए, और अंक के अंत में सारे पात्रों को मंच से निकल जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा राक्षस के जो अंक हैं उनमें इस प्रकार का जो नियम है उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। और जैसा कि प्रथम अंक में हम देखते हैं इसमें परिजन, अमात्य, वणिज, इन सब का जो है हमें प्रयोग किया गया है। इसलिए इसमें साहित्य दर्पण ने जो अंक के लक्षण बताए हैं ये पूर्ण रूप से घटित होते हैं। अब हम द्वितीय अंक की बात करते हैं, और जिस तरह प्रथम अंक में चाणक्य के विषय में हमने पढ़ा, प्रथम अंक में पूर्ण रूप से चाणक्य की नीतियों का वर्णन है। अब ये द्वितीय अंक राक्षस के नीतियों के संबंध में है, तो ये अंक राक्षस को समर्पित है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राक्षस नंदों का जो बड़ा स्वामी भक्त अमात्य है, और नंदों के विनाश के बाद भी वो उनके राज्य को वापस लेने के लिए मलयकेतु के साथ मिलकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, और वो नगर से बाहर रह रहा है मलयकेतु के साथ। तो यहाँ पर देखिए अब जो द्वितीय अंक आरंभ होता है, तो द्वितीय अंक में संधि की बात करें। देखिए प्रथम अंक में मुख संधि और प्रतिमुख संधि को हमने देखा, और उसके बाद जो पंच संधियों में से जो तीसरी संधि है वो है गर्भ संधि। तो गर्भ संधि जो है वो यहाँ पे जो ढूंढीराज जो इसके व्याख्याकार हैं, टीकाकार, उन्होंने भी यहाँ कहा राक्षस कृतोपाय वृत्तांत कथनाय गर्भ संधिर द्वितीयेन अंकेन आरभ्यते। तो द्वितीय अंक के द्वारा जो है गर्भ संधि जो है उसको हम वर्णन करना आरंभ कर रहे हैं। और गर्भ संधि यहाँ पे किस प्रकार से है, तो इसके लिए गर्भ संधि का जो लक्षण है, गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषण मुहुः। अर्थात गर्भ संधि क्या होती है, दृष्ट नष्टस्य बीजस्य, बीज जो कि पहले दिखाई दिया था और अब जो है वो नष्ट हो गया,
और उसका पुनर्अन्वेषणम जब किया जाएगा तो वह गर्भ संधि होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि चाणक्य ने जो बीज डाला था, राक्षस को वश में करने के लिए जो योजनाओं रूपी बीज का आरोपण किया था, वो अब द्वितीय अंक में आके वो नहीं दिखाई दे रहा। वो अब तो उसकी नीतियां, राक्षस की नीतियों के विषय में ये है, तो ऐसा लगता है कि उसने जो भी बीज आरोपण किया था वो नष्ट हो रहा है, लेकिन आगे जब हम पहुंचेंगे तो उसका फिर से अन्वेषण होगा। तो यही गर्भ संधि होती है और इसी गर्भ संधि का इस द्वितीय अंक में जो है वर्णन प्राप्त होता है। अब गर्भ संधि में पताका के माध्यम से और प्राप्त्याशा और पताका ये मिलकर गर्भ संधि बनाती हैं। तो आगे आगे जो हम वर्णन पढ़ेंगे वो विराटगुप्त और राक्षस के बीच में एक वार्तालाप है और इसको हम पताका कहते हैं। पताका के विषय में मैं पूर्व भी आपको बता चुकी हूँ कि दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक में जो एक कहानी में कहानी कही जाती है वो पताका कहलाती है। तो यहाँ देखिए उसी का अब आरंभ है। तो सबसे पहले मंच पर आही तुंडिक प्रवेश करता है। तो ततः प्रविशति आही तुंडिकः। अब वहां आही तुंडिक कौन होता है? यदि इसका हिंदी में अर्थ देखें तो आही तुंडिक सपेरे को कहते हैं। जो सांप का खेल दिखाते हैं वो आही तुंडिक कहलाता है। अब आही तुंड अही सांप को कहते हैं, तो अही तुंडम तो अहितुंड कहलाता है। अहितुंड, तुंड वास्तव में क्या होता है? उसका मुख भाग। तो मुख भाग जो है प्रमुख होता है, जिससे जो सर्प है वो अपने जो भाव दिखाता है और उसी के कारण उसके पूरे शरीर को तुंड कह दिया जाता है। तो अहे तुंडम सांप का शरीर, और उसके बाद आही तुंडिक कैसे बनेगा? तो अहे तुंड तो अही तुंडेन दिव्यति या क्रीडति, इस अर्थ में जो है ठक प्रत्यय हुआ है। तो तद्धित प्रत्यय ठक, और ठक प्रत्यय जब करते हैं तो उसको इक हो जाता है। तो अही तुंड और इक, और उसके बाद जो है ठक प्रत्यय तो कितिच सूत्र द्वारा अ को वृद्धि होकर आही तुंडिक बनता है। तो ये आही तुंडिक मीन्स वह व्यक्ति जो सांप के शरीर से जो है वो खेल करता है या खेल दिखाता है, उसे आही तुंडिक कहते हैं। तो जैसे ही वो सपेरा मंच पर प्रवेश करता है तो वो सपेरा जो है एक पद्य जो है वो बोलता है। क्योंकि वो सपेरा है, वास्तव में वो सपेरा नहीं है, वास्तव में वो राक्षस का गुप्तचर है, लेकिन अभी वो सपेरे के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। तो वो एक पद्य कहता है, जानन्ति तंत्र युक्तिम यथास्थितम मंडलम अभिलिखन्ति, ये मंत्र रक्षण परास्ते सर्प नराधिपा उपचरन्ति। तो एक सपेरा जो है वो उसको क्या उसको ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए यदि वो सांप का खेल दिखाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति सांप का खेल दिखाने में समर्थ नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि सांप जो है उसका विष कितना भयंकर होता है, और सांप जो है उसके नजदीक जाना जो है वो मृत्यु से कम नहीं है। तो यहाँ पर जो सपेरा हमें बताता है कि जो सांप का यदि खेल दिखाना है तो किसकी जानकारी आवश्यक है। और इसी संदर्भ में वो ये भी बताता है कि राजा के साथ जिसको व्यवहार करना है उसको क्या ज्ञान होना अनिवार्य है। तो जैसा कि मुद्रा राक्षसकार की एक विशेषता है कि वो एक ही पद्य में भिन्नार्थक पदों का प्रयोग करके वो दो अर्थ उससे प्रदान करते हैं। तो ये जो पद्य है वो सर्प और राजा दोनों से खेलना किस प्रकार से संभव हो सकता है इसके विषय में बताता है। तो ये श्लेष के माध्यम से हम दोनों के दो हर पद जो हैं इसमें प्रयुक्त उनके दो अर्थ करेंगे, एक सर्प के पक्ष में और एक राजा के पक्ष में। तो देखिए पहले मैं सर्प के पक्ष में आपके सामने इस अर्थ को देती हूँ। तो कहा कि ये मीन्स जो तंत्र युक्तिम यथास्थितम जानन्ति, ये इसको अन्वय करने पर ये वाक्य बनता है कि जो तंत्र मीन्स होता है विष को दूर करने वाली औषधियां। तो तंत्र विषनाशक औषधियों या तंत्र उसको भी कहते हैं जो कि विष को नष्ट करने के लिए जो मंत्रोच्चारण होता है। तो
तो तंत्र की युक्ति को जो जानता है, ये सर्प के पक्ष में अर्थ है, सर्प का खेल दिखाने वाले के पक्ष में। यथास्थितम, यथा स्थिति के अनुसार, अर्थात जिस प्रकार की स्थिति है उस समय सर्प का खेल जब वो दिखा रहा है तो उसे उस स्थिति से निपटने के लिए तंत्र अर्थात औषधि का प्रयोग आना चाहिए, जिससे कि यदि सांप जो है किसी को काट लेता है या डंक लेता है तो उसका विष दूर तुरंत किया जा सके। उसके बाद देखिए मंडलम अभिलिखन्ति, और जो मंडल लिखते हैं, बनाते हैं। देखिए कितनी ज्यादा उनकी जो है हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि जो उन्होंने ऐसा लगता है कि सांप का खेल दिखाने वाले को बहुत समीप से देखा है। सांप का जब खेल दिखाने के लिए सपेरा आता है अपनी टोकरी लेकर, उसमें सांप होते हैं, तो सबसे पहले वो एक डंडी उसके हाथ में होती है, उससे वो उस टोकरी के चारों तरफ एक रेखा खींचता है, मंडल बनाता है गोलाकार। तो ये व्यर्थ में नहीं बनाता है, इसका अपना एक प्रयोजन है, इसका महत्व है। और वो क्या है कि जब ये मंडल बनाता है तो उसमें मंत्र का उच्चारण करता है, और वो मंत्र होते हैं जिसमें कि तार्क्ष्य और वासुकी, इन दो के नामों से युक्त वो मंत्र होता है। और तार्क्ष्य और वासुकी गरुड़ हैं, और हम जानते हैं कि सांप जो है गरुड़ के नाम से भी भयभीत होता है। तो ऐसा मंत्र जिसमें गरुड़ के नाम है, उस नाम से युक्त मंत्र गाते हुए, बोलते हुए वो उस मंडल को बनाता है, जिससे कि सांप जो है वो उसके वश में रहता है और उस टोकरी से निकलकर इधर उधर नहीं जाता। क्योंकि जो सांप का खेल दिखाने वाला है वो जनता के बीच में वहां जाके दिखाता है, तो कहीं इस प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो जाए, सांप निकल के ना भाग जाए, तो ये बहुत अनिवार्य होता है कि मंत्रोच्चारण के साथ उस मंडल को बनाना, उस घेरे को बनाना। और उसके बाद देखिए तो जो मंडल को, घेरे को अभिलिखन्ति बनाते हैं, देखिए सामान्य रूप से घेरा नहीं है, यहाँ घेरा बनाते हुए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो जिसको आता हो। उसके बाद मंत्र रक्षण परा, और जो मंत्रों के द्वारा रक्षण परा, रक्षा करने में तत्पर हों। अर्थात जैसे ही किसी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो, सांप ने किसी को डस लिया है, तो वो मंत्रोच्चारण करके उसको बचा सकते हैं। यहाँ देखा जाता है कि जिस ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बार ऐसा होता है कि सर्प जो है वो डस लेता है, तो उसके लिए फिर ऐसे सपेरों को बुलाया जाता है जो मंत्रोच्चारण करके सांप के डंक को जो है वो उस विष को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है एक सपेरे के लिए। तो जो मंत्रों के उच्चारण से रक्षण परा, रक्षा करने में तत्पर हों, ते वे सर्प, सांप के साथ उपचरंती, व्यवहार कर सकते हैं। अर्थात सांप का खेल दिखाना तभी उसके लिए संभव होगा जब उसको इस प्रकार से जो जानकारी होगी। तो देखिए ये इसको पढ़ते हुए मुझे किरातार्जुनीयम का एक पद्य जो है वो स्मरण आ गया, जिसमें कि वनेचर आके बताता है युधिष्ठिर को, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद अनुस्मृता कंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते न ताननः सुदुस्सहान मंत्र पदादि वोरगः। तो वहां पर भी बताया कि जब सांप है, जब उसको वश में करना हो तो क्या किया जाता है कि मंत्र जो है वो उच्चारण किया जाता है, जिसमें तवाभिधानात, मतलब तार्क्ष्य और वासुकी के नाम से युक्त मंत्र का उच्चारण जब किया जाता है तो उससे सांप जो है वो असमर्थ होकर मुख नीचे करके जो है वो बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि उसमें जो है अब वो विष से किसी को डंक मारने की शक्ति नहीं रहती है। तो इस तरह का भाव वहां पर भी दिखाया गया है। अब इसका जो दूसरा अर्थ है वो राजा के साथ व्यवहार करने के पक्ष में है कि राजा के साथ व्यवहार कौन कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में अब इन अर्थों को, इन पदों के दूसरा अर्थ हम लेंगे तो कहा ये तंत्र युक्तिम जानन्ति, जो राज्य संचालन के उपायों को जानते हैं, यथास्थिति, स्थिति के अनुसार, अर्थात राज्य में कब क्या करना है, इस प्रकार के जो उपाय जिनको ज्ञात हैं, जानते हैं। और मंडलम अभिलिखन्ति, और राजमंडल
जो है उसको बनाने में, किस प्रकार से राजमंडल को बनाना है, राजमंडल के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो यहाँ पर राजमंडल का एक तो अर्थ ये भी है कि मित्र शत्रु और ना मित्र ना शत्रु ऐसे राजा, उनके साथ व्यवहार कैसे करना है। और एक राजमंडल जो अपने राज्य में जो 12 प्रकार की प्रकृतियां बताई गई हैं, राजमंडल उनको कहते हैं, उसको किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है या बनाना है, इसको जो जानते हैं। और जो मंत्रणाएं जो हैं, गुप्त राज्य की गुप्त बातें, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनको छिपा कर रखते हैं, किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसे सेवक नराधिप राजा के साथ उपशरंती व्यवहार कर सकते हैं। तो ये पद्य मैंने आपके सामने रखा, जिसमें कि सपेरा जो कि सांप का खेल दिखाना चाहता है, और एक वो व्यक्ति जो राजा के साथ कार्य करना चाहता है, उसको ये समस्त बातें जो हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो अवश्य ही विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये जो है अगले पंक्तियों में बताया जाएगा गद्य भाग में कि किस प्रकार से इस प्रकार की जानकारी या इस प्रकार का ज्ञान न होने पर जो सपेरा भी और जो राजनीतिक को नहीं जानता ऐसा व्यक्ति भी अंत में असफल हो जाता है, और राजा भी उसको अपने राज्य में से निष्कासित कर देता है, और अंततः उसका जो है अंत हो जाता है। धन्यवाद।